एथिकल इश्यूज। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी। शुरू-शुरू में जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के सेंटर्स लगे थे ना इंडिया में, तो लोगों ने बहुत तोड़-फोड़ मचाई थी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब समझते ही हैं, जिसको कॉमन भाषा में, बोलचाल की भाषा में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का नाम दे देते हैं। तो वो जब शुरू-शुरू टाइम में इंडिया में लॉन्च हुआ था ना, लोगों ने बहुत तोड़-फोड़ मचाई थी उसमें। उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो है ये गॉड की मर्ज़ी के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई फीमेल है, उसको कोई दिक्कत है, तो ये गॉड की मर्ज़ी है, हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो लोगों ने क्या किया, उसको अपने-अपने रवैये से, अपने-अपने नज़रिए से देखना स्टार्ट किया, ठीक है? तो ये तो ख़ैर नासमझी वाली बात थी, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि कई लोग कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दें, कोई ऐसी चीज़ कर दें, जिससे कि कोई एथिकल इश्यू जो है वो हार्म हो जाए। तो ये देखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी को बनाया, जीईएसी को जब आप फुल फॉर्म करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। अब ये क्या करता है, ये वैलिडिटी चेक करेगा। आपने कोई रिसर्च वर्क किया है, तो आपने सुना है ना कि उसको पास कराना पड़ता है। पास कराने का मतलब है कि आपको उसको दिखा के ये चेक कराना पड़ेगा कि पब्लिक सर्विसेज के लिए जो आप जीएम ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। तो आपको ये गवर्नमेंट को दिखा के चेक करना पड़ेगा कि ये जो जीएम ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये जीएम ऑर्गेनिजम्स ये सेफ है या नहीं है, ठीक है? The modification or uses of living organisms for public services as food and medicine sources, for example, has also created problems with patents granted for the same. अब आपने कोई मेडिसिन बना दी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, डाइक्लोफेनेक जो है हर एक पेन किलर में यूज किया जाता है, ईच एंड एवरी पेन किलर में। ईच एंड एवरी बोलने का मतलब बहुत हाई डोज का, जो जैसे सर्जरी वगैरह होती है, ठीक है? तो डाइक्लोफेनेक के इंजेक्शंस दिए जाते हैं उतने एक्सट्रीम लेवल के। इसका जेल भी आता है, टैबलेट भी आता है, इंजेक्शन भी आता है, सब कुछ आता है। तो डाइक्लोफेनेक जो है, तो इसके बारे में जब हम लोग बात करें, जैसे देखिए ये रहा इसका इंजेक्शन, ठीक है? फिर अगर हम उसके बाद बात करें, टैबलेट भी देख लीजिए। तो डाइक्लोफेनेक क्या है, हम यूज तो कर रहे हैं बड़ी आसानी से, लेकिन यूज करने में क्या होता है कि डाइक्लोफेनेक का सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट ये है कि अगर ये डाइक्लोफिनेक फ्लश आउट होता हुआ हमारे इकोसिस्टम में गया, और इकोसिस्टम में जाने के बाद ये डाइक्लोफिनेक है, इकोसिस्टम में जाने के बाद अगर जो वल्चर्स हैं, अगर ये उसकी बॉडी में गया, तो उनके डेथ का रीजन बन सकता है। और आपको पता है कि वल्चर्स आर द नेचुरल क्लीनर्स। अगर कहीं किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, तो उसको क्लीन और कौन करेगा? यही वल्चर्स क्या करते हैं, वहां से उसको कंज्यूम करके उसकी सफाई करने का काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये चीज़ें भी मेंशन कर, देखिए यहाँ पे आरएक्स लिखा है। किसी भी मेडिसिन के ऊपर अगर आरएक्स लिखा होता है ना, तो उसको हालाँकि केमिस्ट शॉप वाले दे देते हैं, बट इसका मतलब ही यही होता है कि बहुत सारे आप आपके घर में भी अभी जाके चेक कीजिए, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होंगी। तो इसका मतलब है कि विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप इसको नहीं दे सकते किसी को, ठीक है? तो ये क्या है, हमारे इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल हो गया अगर एक एनिमल भी इससे हार्म हो रहा है तो। तो इसको कुछ कंडीशंस के साथ रिलीज किया गया। कंडीशन ये है कि भाई अगर ये ना हो और ना दिया जाए, तो बिना इसको दिए किसी की सर्जरी हो कैसे सकती है? तो ये सब कुछ चेक करने के लिए हमने क्या किया, जीईएसी को बनाया, जिसने कि सबको बोला कि आप मार्क कीजिए, लिखिए, अगर आप किसी को कुछ बेच रहे हैं, तो आपको उस मेडिसिन के पीछे कॉशन, बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं, जिसको आप टर्न कीजिएगा, एक्सट्रीम पेन किलर्स जो होते हैं, तो उसको अगर आप टर्न कीजिएगा, उसपे कॉशन लिखा होता है। बहुत सारा कॉशन लिखा होता है कि नौसिया होगा, वॉमिटिंग होगा, ये डैमेज होगा, ज़्यादा खाइएगा, किडनी डैमेज होगा, सब लिखा रहता है उसपे। तो इसने क्या किया, ये वैलिडिटी को चेक करने का काम करता है, ठीक है?
तो ये आपने सीखा किसमें? एथिकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी को बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि अगर कोई वर्क हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, उसके एथिकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए किसका यहाँ पे जो है वो इंट्रोडक्शन किया गया। तो वहां पे आपको जीईएसी को टिक करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। क्लियर है ये? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब एक टॉपिक आपके पास न्यू है, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी को सिखाने के पहले इतना सारा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया। जैसे कैसे देखते हैं कि कॉपीराइट का नाम सुना होगा आपने। एक सॉन्ग अगर रिलीज होता है मार्केट में, आप उस सॉन्ग के ऊपर एक प्ले करके, डांस करके उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड होते के साथ आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा। कॉपीराइट क्लेम इसलिए आएगा, बोला जाएगा भई ऐसा है कि अगर आपको इस पे कोई पैसा मिल भी गया तो ये इस कंपनी को जाएगा जिसने इसको बनाया है। मेहनत तो उसी की है। तो ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपने बायोलॉजिकल रिसोर्स का इस्तेमाल करके कोई बहुत अच्छा ऑयल बनाया, बहुत अच्छा तेल बनाया आपने, या कोई ऐसा जेल बनाया आपने, जिससे कि आपने चैलेंज कर दिया कि भई हम जो है ना वो एक बार जिसने लगाया उसका हेयर फॉल होगा ही नहीं बिल्कुल भी, इम्पॉसिबल। और उसको कॉपी करके अगर कोई दूसरा आप ही के नाम से बेचना स्टार्ट कर रहा है अपने सेल को बढ़ाने के लिए, तो आप तो उस पे केस कीजिएगा, बोलिएगा भाई इसने तो मेरा फ़ॉर्मूला चुरा लिया, मेरे नेम की चोरी करी है, ठीक है? तो यहाँ पे there is a growing public anger that certain companies are being granted patents for products and technologies that make use of the genetic materials, plants, and other biological resources that have long been identified, developed, and used by farmers and indigenous people of a specific region or country. जैसे पुष्पा मूवी जो है वो लाल चंदन जो है उसकी तस्करी के ऊपर आया है, ठीक है? अब उसको अगर भेजा जा रहा है कहीं पे, अगर उसकी स्मगलिंग करी जा रही है, तो स्मगलिंग वर्ड हम इसलिए वहां पे यूज कर रहे हैं क्योंकि वो एक बायो रिसोर्स है। वो कोई घर में नहीं बनाता आपने, वो कैसे बनता है वो नेचर बना के देगा। उसमें बहुत मेहनत लगती है, और उस ट्री ने बहुत मेहनत करी होगी खुद को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है? और बहुत सारा यूज भी होता है उसका, मेडिसिनल यूज है, हर्बल यूज है, कॉस्मेटिक वर्ल्ड में यूज, बहुत ज्यादा यूज है उसका, ठीक है? तो बट अगर आप उसको इलीगल तरीके से कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वहां पे क्या कर रहे हैं? बायोपायरेसी। जैसे कैसे कोई मूवी रिलीज होने के पहले कहते हैं ये पायरेटेड डीवीडी है, उसी दिन अगर आपको कोई उसकी सीडी बेच दे मार्केट में खड़ा हो, तो ऑब्वियस है कि उसके बिजनेस के ऊपर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पायरेसी का मतलब तो आप जानते ही। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि बायो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। बहुत सारी एमएनसीज करती हैं गवर्नमेंट के बिना, क्या करती है, किसी बायो रिसोर्स का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बना के धड़ाधड़ बेच रहे हैं पैसे कमाने के लिए। ना तो उन्होंने पेटेंट कराया है, ना उन्होंने लीगल अथॉरिटी ली है और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, दैट इज बायोपेरिसी। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है राइस इज एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन। हमारे भारत में तो खैर मेन अगर बोला जाए कि जो सबसे पहले जो दिमाग में आता है ना, भाई क्या खाना है, चावल दाल सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है, ठीक है? द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन एशियाज एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, बोल भी रहे हैं आप। देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 lakhs varieties of rice in India alone। आज के डेट में तो 5 लाख से भी ज्यादा है, ठीक है? The diversity of rice in India is one of the richest in the world। बासमती राइस का नाम आपने सुना है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस और अरोमा के लिए फेमस है ये। अगर बासमती राइस बनता है ना घर में, दूर से ही पता चलता है।
इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा, अरोमा मतलब फ्रेग्रेंस होता है, लिख ही दिया यहाँ पे, एंड फ्लेवर, एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट, बहुत सारी कहानियां हैं, कविताएं हैं, बहुत पुराने ऐसे टेक्स्ट हैं जहाँ पे आपको बासमती का जो है वो जिक्र मिल जाए। यहाँ पे लिख रहा भी है, फोकेर एंड पोएट्री एज इट हैज बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज। इन 1997 1997 में एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑफ बासमती राइस। आप लोग गुस्सा नहीं होंगे कि भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम धूप में जल रहे हैं, और पेटेंट कौन लेके जा रहा है? तो अमेरिकन कंपनी लेके जा रहा है थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती in the US and abroad. The new varieties of basmati had actually been derived from Indian farmers varieties. लिख दिया गया ना, कहाँ से इसको डिराइव किया गया? तो भाई इंडियन फार्मर्स वैरायटीज में से एक आध दो ऐसे छिटपुट उन्होंने हाइब्रिडेशन कराया, बोला लो हमने नया बना दिया। लेकिन वो कहाँ से लेके गए? तो इंडियन फार्मर ने जो वैरायटी तैयार किया था उसी से। इंडियन बासमती was crossed with semi-dwarf varieties and claimed as an invention or a novelty. The patent extends to functional equivalents, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. तो ये तो गलत हो गया, बोला कि भाई बस हम ही बेचेंगे और कोई इसको सेल नहीं कर सकता है। Several attempts have also been made to patent uses, products and processes based on Indian traditional herbal medicines, as for example turmeric, neem, तुलसी है, टर्मरिक है, नीम है, इन सब की के कितने ज्यादा यूजेस हैं। कोई डायरी पे लिखने बैठे ना, उसकी डायरी खत्म हो जाएगी, इसका यूज खत्म नहीं होगा। If we are not vigilant and we don't immediately counter these patent applications, अगर कोई ऐसे ही करता रहा बैठा बैठा, तो पता चला कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और सारा पेटेंट राइट जो है वो कोई और लेके चला जाएगा। आपकी मेहनत होगी, सब कुछ आपका होगा, बट आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, तो कैसा लगेगा फिर? तो ये क्या है? बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रेफर to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper legal authorization। ठीक है, यहाँ पे देखिए, without proper legal authorization from the countries and people concerned without compensatory payment। अगर आपका फॉर्मूला या आपकी कोई चीज को यूज कर रहा है, तो आप उसको बोलिएगा ना कि भाई ऐसा है, तुम यूज कर रहे हो तो पैसे तो दो इसके, है ना? जैसे कैसे जो सिंगर होते हैं उनके सॉन्ग की उनको रॉयल्टी जाती है ना, हमेशा के लिए, जब तक वो चलता रहेगा तब तक। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली, पैसे बहुत है उनके पास, लेकिन बेचारे बायोडाइवर्सिटी के मामले में पुअर है, उनके पास बहुत ज्यादा डिफरेंसेस वैरायटी वाली चीजें नहीं है। एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द underdeveloped world is rich in biodiversity and traditional knowledge related to bioresources. Traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, effort, and expenditure during their commercialization. अगर आपके पास क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो परंपरागत है वो तो है ही है, साथ के साथ आपके पास मॉडर्न एप्लीकेशन भी डेवलप करना आपको आ गया है। इससे आपका क्या होगा? आपका समय भी बचेगा, मेहनत भी कम होगी, और कमर्शलाइजेशन करने में भी आपको क्या होगी? आसानी होगी। There has been growing realization of the injustice, inadequate compensation, and benefit sharing between developed and developing countries. Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge। जैसे कैसे? नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जिसके आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको कि अगर आपने परमिशन नहीं लिया है और अगर आप उसको घर में भी रख रहे हैं तो क्राइम है। तो क्राइम इसलिए क्योंकि उनका नंबर कम है। जैसे कुछ टर्टोइज की ऐसी वैरायटी है जिसको रखना मना है, अगर आप रख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका नंबर कम है। नंबर कम है तो बेचारे खुद ही इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्शन की कगार पे खड़े हैं, तो आप उसको रखेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा? उसको हार्म होगा। The Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patent Bill that takes such issues into consideration, including patent terms, emergency provisions, and research and development initiative। ठीक है, तो
इतनी मेहनत करने के बाद अब जाके आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लेंगे। सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सीधे-सीधे आपको इसमें देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में, अगर हम बात करें इसके बारे में तो। देखिए, मैं बताती हूँ एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब, यहाँ से। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि बायोटेक होता क्या है। फिर ये आपका वही ओल्ड बुक के हिसाब से पेज नंबर 197 का ये डायग्राम है, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि बायोटेक, ये डायग्राम तो 2000% मस्ट है, अगर पिछले साल नहीं आया है, तो इस साल आएगा ही आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे इसको। और इसको देख के आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लिख भी सकते हैं। जो बच्चे चाहे वो एक साथ, अभी मैंने जस्ट यहाँ से स्टार्ट किया, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेज 1, पेज 2 आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक? ये आपके बुक का ही है, कुछ नया नहीं है इसमें। देन सीधा-सीधा अगर आपको आया द क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ ऑफ बायोटेक, जितना लिखा है बस उतना ही लिखना है आपको, और कोई दिमाग नहीं लगाना उसमें। तो ये आपको सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ये साथ के साथ करते चलेंगे। अब देखिए 3 ऑप्शन आपके पास क्या-क्या है अगर आप फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, आप लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने छोटे-छोटे टर्म से स्टार्ट किए, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, ये एमएस स्वामीनाथन है, ठीक है? फिर उसके बाद ये सब तो मैंने टिश्यू कल्चर वगैरह समझाने के लिए एक्सप्लांट वगैरह सब कुछ समझाया मैंने। फिर आपने टोटिपोटेंशी सीखा, कैसे एक सेल पूरे पौधे को बना सकता है, ये क्षमता क्या है उसकी, टोटिपोटेंशी। सोमैक्लोन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये सब कुछ आपने सीखा। ये एक 9th क्लास जो समझाने के लिए दिखाया था। फिर उसके बाद सोमैटिक आया, जीएमओज के, हाँ, जीएमओज वाला फिर आपका एक 5 मार्क का क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें ये सब जेनेटिक मॉडिफिकेशन में आप क्या-क्या मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, तो इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये 5 पॉइंट्स कराए थे, ये 5 पॉइंट्स याद रखिएगा। देन ये तो मैंने आपको सिखाया था, जहाँ पे आप किसी चीज़ को विटामिन रिच करते हैं, बायो फोर्टिफाइड करते हैं। फिर बीटी कॉटन का टॉपिक मैंने आपको सिखाया था। इसमें उतना लिखा हुआ नहीं है, जितना मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो ये मैंने आपको बीटी कॉटन समझाया था, इसकी स्टोरी है। आरएनए इंटरफेरेंस मस्ट क्वेश्चन है। अगर मुझे एक क्वेश्चन देना हो ना, तो आरएनए इंटरफेरेंस दूँ और उसके और में मैं लिखूँ कि एडीए डेफिशिएंसी बताओ। मेरे ख्याल से 90% बच्चा तो नहीं ही लिख पाएगा दोनों में से एक भी क्वेश्चन। तो आप ये सोच के तैयार करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है? आरएनए इंटरफेरेंस, इसका पूरा नोट्स मैंने ऐसे लिख रखा है, आपने उस वक़्त भी स्क्रीनशॉट लिया था। इसका सेकंड पेज है इस क्वेश्चन का। थर्ड, देखने में इतना लग रहा है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसान है ये सब। लिखने लगेंगे तो बहुत आसान, ईज़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक? समझा हुआ है आपका सब। फिर एप्लीकेशन में हमने देखा क्या-क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं इसका। फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन 5 मार्क या 3 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा। सब क्वेश्चन बता रही हूँ, उसमें से एक ज़रूर मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। अब आपके ऊपर है कि आप कितना तैयार करते हैं। सब तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके सिखा रही थी। फिर हम लोगों के पास आया, तो फिर उस क्लास के असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए आपने, बहुत सारा पढ़ रखा है। आज मैंने आपको जीन थेरेपी कराया, मस्ट क्वेश्चन है ये, ज़रूर तैयार करेंगे इसको। ये जीन थेरेपी हो गया, फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस अभी मैंने आपको सिखाया। लास्ट टॉपिक्स ट्रांसजेनिक एनिमल एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। एथिकल इश्यूज को देखने के लिए इसको बनाया गया है। और सबसे लास्ट में जो आपने एक छोटा-सा टॉपिक पढ़ा, दैट इज़ बायोफायरेसी। बस ये चैप्टर आपका ओवर हो गया। तो इसको तैयार कर लेंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, कहीं कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेंगे।